हल्दी घाटी युद्ध का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी युद्ध का महत्व, क्यों याद किया जाता है इतना बड़ा युद्ध? इससे बड़े बड़े भारत में युद्ध हुए हैं, तराइन बहुत बड़े युद्ध हुए थे, पानीपत के युद्ध बहुत बड़े हुए थे, पर लोग उनको इतना याद नहीं करते जितना किसको याद करते हैं, हल्दी घाटी, है ना। कोई पढ़ा लिखा आदमी ही पानीपत के युद्धों के बारे में बता पाता है, या कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है वो तराइन के युद्ध के बारे में जानता है, पर हल्दी घाटी के बारे में वो आदमी भी जानता है जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। इसका मतलब कुछ अलग चीजें, कारण ये है। बाकी वाले जो युद्ध है, जैसे मान लो कोई तराइन का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, दो बराबर की शक्तियां हैं, दोनों में आपस में लड़ाइयां हो रही है। राजा तमाम युद्ध लड़ते थे, साम्राज्य का विस्तार करना राजाओं का मुख्य काम था, तो राजाओं ने युद्ध लड़े, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। पर हल्दी घाटी वाला युद्ध इस लिहाज से अलग है कि हल्दी घाटी वाले युद्ध में अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। अकबर किसका विस्तार करना चाहता है? वो साफ साफ एक इंपीरियलिस्टिक पावर है, वो कह रहा है भाई मुझे मेरे साम्राज्य का क्या करना है, विस्तार। पर महाराणा प्रताप साम्राज्य का विस्तार नहीं करना चाह रहे, महाराणा प्रताप अपने क्षेत्र को बचाना चाह रहे हैं। उनकी रीजनल फ्रीडम की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? उनकी क्षेत्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई है। इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं यार, एक आदमी इस बात पर अड़ गया था कि नहीं भाई मेरा इलाका आजाद रहना चाहिए, मेरे इलाके में मैं और किसी को घुसने नहीं दूंगा, मुझे दिल्ली नहीं चाहिए, दिल्ली तुम रखो, लेकिन मेरे मेवाड़ में कोई दूसरा आ नहीं सकता। तो अकबर जरूर अपने क्या करना चाहता है, साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, वो एक इंपीरियलिस्टिक पावर है। लेकिन महाराणा प्रताप किसके लिए लड़ रहे हैं? ये लड़ाई क्या इसी प्रकार की नहीं है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे? अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए भारत पर कब्जा कर रखा है, लेकिन हमारे लोग करेंगे नहीं साहब, अंग्रेज अपने देश में रहो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हमारे देश में हम कब्जा करने नहीं देंगे। इसलिए हम देखते हैं कि जब हमारे आजादी का आंदोलन चल रहा था, तब भी कोई युद्ध यदि उस समय हमारे आजादी के दीवानों को, उसमें स्वतंत्रता प्रेमियों को यदि उत्साहित करता था, वो युद्ध कौन सा है? हल्दी। हम 1915 में उड़ीसा में एक जगह पड़ती है बालासोर, कौन जगह है? बाला। वहां पर एक अपने क्रांतिकारी शहीद होते हैं, बाघा जतीन। बाघा जतीन नाम के क्रांतिकारी थे, पुलिस एनकाउंटर में मैन टू मैन फायरिंग के अंदर लड़ते हुए 5 लोगों के साथ में मारे जाते हैं, वहां पर वीर गति को प्राप्त होते हैं। उस समय अपने बंगाल के एक बहुत बड़े कवि थे, उनका नाम था नजरुल इस्लाम। क्या नाम था? नजरुल इस्लाम। अगले दिन लिखते हैं कि बालासोर में वह नदी जहां पर हमारे 5 क्रांतिकारी शहीद हुए, उस नदी का नाम था बूढ़ी लाल। क्या नाम था? कि बूढ़ी लाल नदी जहां पर हमारे 5 क्रांतिकारी शहीद हुए, नए भारत की हल्दी घाटी है, नए भारत की। 1915 में उड़ीसा की एक जगह की तुलना किससे की जा रही है? हल्दी घाटी 1576 में, याद कर रहे हैं 1915, हल्दी घाटी राजसमंद में पड़ी, याद की जा रही उड़ीसा। इसका मतलब हल्दी घाटी से हर कोई आदमी कनेक्ट करता है। लोगों को लगता है कि नहीं यार, जिस प्रकार महाराणा प्रताप लड़ लिए थे, वैसे दो देश के लिए लोग लड़े थे, तो ये वाली लड़ाई जो थी, ये किसकी लड़ाई थी? तो हल्दी घाटी की किस किस के बीच की लड़ाई है? लिखो, यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति एवं क्षत्रिय स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष था। दिस बैटल वॉज ए स्ट्रगल बिटवीन इंपीरियलिस्टिक पावर एंड रीजनल फ्रीडम। यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति एवं क्षत्रिय स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष था, या प्रादेशिक स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष था। दिस बैटल वॉज ए स्ट्रगल बिटवीन इंपीरियलिस्टिक पावर एंड रीजनल फ्रीडम। वो द स्ट्रगल बिटवीन इंपीरियलिस्टिक पावर एंड रीजनल फ्रीडम, क्षत्रिय साम्राज्यवादी शक्ति तथा क्षत्रिय स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष था। अच्छा मुझे बताओ, दोनों में, अकबर और प्रताप में रिसोर्सेज ज्यादा किसके पास है? इसका मतलब प्रताप के पास रिसोर्सेज क्या है? कम। और आप कम रिसोर्सेज से लड़ते हो, इससे आपकी जो जनता थी उसमें आशा का संचार हुआ। किसका संचार हुआ? एक होप नजर आई आपकी जनता को, आप में नैतिकता, मोरलिटी, मोरल वैल्यू जो थी वो राइज करती है। आप लिखो, फिर मैं समझाता हूं। लिखो, कम संसाधनों के बावजूद, डिस्पाइट लेस रिसोर्सेज, कम संसाधनों के बावजूद, डिस्पाइट लेस रिसोर्सेज, प्रताप ने अकबर का सामना किया। प्रताप कन्फ्रंटेड अकबर। प्रताप ने अकबर का सामना किया। प्रताप कन्फ्रंटेड अकबर। प्रताप ने अकबर का सामना किया। प्रताप कन्फ्रंटेड अकबर, जिससे मेवाड़ में आशा बने, या मेवाड़ की जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ, विच इन्फ्यूज्ड होप एंड मोरलिटी अमंग पब्लिक ऑफ मेवाड़,
जिससे मेवाड़ की जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ, which infused hope and morality among public of मेवाड़। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। आरएएस का रिजल्ट आता है, आईएएस का रिजल्ट आता है, अगले दिन अखबार में लोगों के इंटरव्यू छपते हैं। दो प्रकार के इंटरव्यू देखेंगे आप हमेशा जब कभी भी रिजल्ट है। एक कोई ऐसा आएगा कि एक बंदा है, उसकी 3rd रैंक आ गई। आप देखते हैं कि उस बंदे के 12th में 90% थे, 10th में 90% थे, ग्रेजुएशन उसने कोई एक बड़ी सी कॉलेज से की हुई थी, इंग्लिश मीडियम कॉलेज से की हुई। उसके पापा आरएस लगे हुए हैं, उसकी मम्मी को बैंक मैनेजर है, उसने कोचिंग की और उसके बाद में उसकी कौन सी रैंक आ गई? 3rd रैंक आ गई। एक इंटरव्यू और छपता है जिसमें आप किसी के बंदे के बारे में देखते हो कि 10th में 52% थे, 12th में 56% थे, ग्रेजुएशन प्राइवेट की हुई थी, एमए प्राइवेट की हुई थी, पापा है ही नहीं, किसी दुकान पे काम करता था, साथ साथ में पढ़ाई की थी और अब साथ साथ में एग्जाम दिया था और उसकी रैंक आ गई 632। कौन सी आ गई? पर फिर भी हमें 632 मोटिवेट करती है, हमें 3rd मोटिवेट नहीं करता। हमें लगता तेरा तो आनी ही चाहिए, तू तो ये बता 3rd क्यों आई, 1st क्यों नहीं आई? पढ़ा क्यों नहीं है? जब पापा तेरे आरएस थे तो बचपन से तेरे को पता था आरएस क्या होता है, मम्मी मैनेजर थी तो तेरे को सब पता था पढ़ाई क्या होती है, अच्छी अच्छी स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, फिर भी 3rd आई, 1st लाइन थी तेरे को। उसको अपने को देख के लगता है। अब होता क्या, 1000 लोगों में 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं, 1000 में ऐसे एग्जाम्पल, जो मैंने सेकंड वाला एग्जाम्पल दिया, ऐसे लोग होते हैं 2-3 लोग होते हैं। बाकी ज्यादातर जो लोग होते हैं वो ज्यादातर कोचिंग की हुई है, ज्यादातर जो है वो तैयारी कर रहे थे, संसाधन ठीक थे लोगों के पास में, इतने नहीं तो भी थे, बुरे भी नहीं थे। पर वो 2-3 लोग हमें मोटिवेट करते हैं क्योंकि अपने को लगता है इनसे तो अपने ठीक है। जब ये इस स्थिति में रह के 632 लेके आ गया तो मैं भी ला सकता हूं। मैं को यदि ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं, ये जो 1-2 एग्जाम्पल आते हैं, ये एग्जाम्पल यदि समाप्त हो जाए, ऐसे एग्जाम्पल आने बंद हो जाए तो लोग तैयारी करनी बंद कर दें। फिर लोगों को लगे कि नहीं यार, सब उन 90% वालों के सिलेक्शन होते हैं, सब बड़े बड़े लोगों के सिलेक्शन होते हैं, फिर मेरा भी होगा नहीं। अब अपने विश्वास जमता है कि नहीं यार, उसने करवा लिया तो अपने भी करवा सकते हैं। तो प्रताप वाली लड़ाई वो लड़ाई है कि प्रताप मोटिवेट करता है, अकबर मोटिवेट नहीं कर रहा। आपने कभी किसी को किसी किताब में किसी से पढ़ा कि अकबर जीता और उसने मोटिवेट किया? प्रताप मोटिवेट कर रहा है। हमें लगता है यार बंदे के पास कुछ नहीं है, उसके बावजूद उसको लगता है कि नहीं, मुझे लड़ लेना चाहिए, मेरे देश के लिए लड़ लेना चाहिए। तो कालांतर में यदि किसी देश पर कोई बड़ी शक्ति हमला करेगी तो देश मोटिवेट होता है कि यार जब महाराणा प्रताप लड़ ली तो अपने भी लड़ सकते हैं। और ये मोटिवेशन ही तो है कि सिरोही जैसी रियासत अकबर से भिड़ गई। दत्तानी का युद्ध हल्दी घाटी के बाद है। आप अभी भी सिरोही मैप में देखेंगे, सिरोही इतनी सी है, अकबर से भिड़ लिया उन दिनों के अंदर। उन्हें लगता था महाराणा प्रताप लड़ रहे हैं ना, और महाराणा प्रताप का सहयोग था। महाराणा प्रताप ने कहा सुल्तान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। बाकायदा दत्तानी के जीतने के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी पोती की शादी सुल्तान के साथ कर दी थी, कैसे बहादुर लोगों के साथ राजकुमारी की शादी की जाए। तो बंदे को लगता है अगर वो कर सकते हैं तो अपने भी कर सकते हैं। तो हल्दी घाटी की लड़ाई ये बताती है कि आपके पास संसाधन कम थे, पर आपके पास में विजन था, आपके पास में यूं जीव बड़ा था, आपको लगा कि मैं लड़ सकता हूँ, वीर थे, तो आप भिड़ गए उनसे। तो इससे जनता में एक नैतिकता जगती है। वरना क्या होगा, मैं कहूं यदि ये एग्जाम्पल जो मैंने आरएस वाला एग्जाम्पल दिया ना, ऐसे 1-2 लोग ना हो जो इस प्रकार अलग परिस्थितियों में पड़ गए और सिलेक्ट हो जाए, तो फिर नैतिक मूल्य गायब हो जाएंगे। अब है ना, अपने को यदि आपको कोई कहे कि भाई तुम नकल करके पास हो जाओ, तुम कोई सेटिंग करके पास हो जाओ, तुम रुपए दे के पास हो जाओ, और वरना तो आरएस में सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो तुम कहोगे ना ना ये फर्जी बात है। उसका हुआ था ना, उसके पास तो रुपए भी नहीं थे, उसने नकल भी नहीं की, वो करवा सकता है तो मैं भी करवा सकता हूँ। ऐसे एक भी एग्जाम्पल नहीं हो ना, फिर आदमी चाहे कि यार वैसे तो सिलेक्शन होगा नहीं, तो फिर गलत साधनों का इस्तेमाल कर ही लिया जाए। एक आधा एग्जाम्पल होता है, इसलिए मॉरल वैल्यू बची रहती है हमेशा, आशा नजर आती है। अपने को लगता है उसका हो सकता था, अपना भी हो सकता है। ये कहे महाराणा प्रताप वाले में। अब मेवाड़ के लोगों को लगा कि नहीं, हमारा राजा जिंदा है, और हमारा राजा जिंदा है, हमारा राजा यदि अकबर के खिलाफ लड़ रहा है तो हमें भी राजा का क्या दे देना चाहिए? साथ। हल्दी घाटी की लड़ाई जो है, या इसके बाद में आगे जो मेवाड़ की लड़ाई, कभी सोचने वाली बात है कि यार ऐसी एक रियासत में क्या था जो अकबर से भिड़ गई, इतने सालों तक भिड़ गई और अकबर कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसका कारण यह है कि बाकी लड़ाइयां, कि तराइन की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, किसी भी युद्ध की लड़ाई, दो राजाओं के बीच की लड़ाई। सांगा और बाबर लड़ रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी लड़ रहे हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी लड़ रहे हैं, राजाओं की आपस की लड़ाइयां।
अब जो मेवाड़ का संघर्ष है उसमें एक तरफ अकबर की सेना, एक तरफ मेवाड़ की जनता है। अब मेवाड़ की जनता लगता था ये हमारे राष्ट्र पर हमला है। मध्य काल में यदि किसी रियासत के लोगों ने अपने देश से इस प्रकार प्रेम कर लिया था, उसका पहला बड़ा एग्जाम्पल मेवाड़ है कि मेवाड़ियों में भावना खतरनाक तरीके से आई थी। वरना अपने राजाओं के राज में यह था कि कोई नरप हो हमें क्या हानि, कोई राजा बन जाए हमें कोई हानि और लाभ, टैक्स देने भाई साहब। बाबर भी टैक्स लेगा, सांगा भी टैक्स लेगा, क्या फर्क पड़ता है, अकबर भी टैक्स लेगा और महाराणा प्रताप भी टैक्स लेगा। पर अब मेवाड़ की जनता कह रही थी ना, टैक्स केवल कौन लेगा, महाराणा प्रताप लेगा, दूसरा कोई टैक्स ही। मतलब किस कदर लोगों ने महाराणा प्रताप को चाहा होगा कि महाराणा प्रताप ने लोगों को कहा कि अपने उदयपुर नहीं रहेंगे, पहाड़ में आ जाओ, तो लोग पहाड़ में आवरगढ़ चले गए। उसने कहा आवरगढ़ नहीं रहेंगे, चावंड रहेंगे, लोग चावंड चले गए। उसने कभी कहा अपने कुंभलगढ़ रहेंगे, लोग कुंभलगढ़ चले गए। जट राणो जी कब है, बट उदयपुर। जट राणो जी कब है, भाई राजधानी उदयपुर थी। लोगों ने कहा आजकल राजधानी कहां है, जहां राणा जी कहेंगे। राणा जी का चावंड तो चावंड उदयपुर है, राणा जी का कुंभलगढ़ तो कुंभलगढ़ उदयपुर है, राणा जी का आवरगढ़ तो उदयपुर कहां पे। आज दिन तक कहावत है कि भाई उदयपुर का जट राणो जी कब है, जहां राणो जी ने कह दिया वहां पर क्या हो जाएगा, उदयपुर। इसका मतलब मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाएं आई। कैसी भावनाएं आई, देखो। इस युद्ध ने मेवाड़ की जनता तथा जनजातियों में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था। दिस बैटल इन्फ्यूज्ड सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म among public and tribal group of मेवाड़। इस युद्ध ने मेवाड़ की जनता तथा जनजातियों में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था। दिस बैटल इन्फ्यूज्ड सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म या स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म among public and tribal group of मेवाड़, ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ मेवाड़। मेवाड़ की जनता तथा जनजातियों में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था। कैसी भावनाओं का संचार किया, राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया। किसने, हाँ महाराणा प्रताप ने, कहा हल्दी घाटी के युद्ध ने। किसमें संचार किया, आप सोच के देखो यार, समाज का वो तबका जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं था, है ना, जो समाज से अलग थलग लोग रह रहे थे, वो इस युद्ध के अंदर लड़े हैं। तो मुझे तो हमेशा लगता है कि यार लड़ना और वो सब छोड़िए, महाराणा प्रताप कितने बड़े समाज सुधारक है कि उन लोगों को बराबर लिया है। भाई चलते युद्ध में महाराणा प्रताप ने भीलों को ये तो नहीं कहा होगा ना कि तुम थोड़े साइड में लड़ो और हम साइड में लड़ेंगे, तुम्हारे पानी के बर्तन अलग और हमारे पानी के बर्तन अलग, तुम खाना अलग खाओगे और हम खाना अलग खाएंगे। युद्ध में सब एक साथ ही लड़े होंगे। एक झटके के अंदर महाराणा प्रताप ने सामाजिक समानता स्थापित कर दी है। उन लोगों को एहसास कराया कि नहीं तुम इस देश के वासी हो, तुम लड़ सकते हो। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप किसी को ये कॉन्फिडेंस देते हो तू भाई है, अपने साथ रह सकता है, उस बंदे को लगता है इसके लिए मैं जान दे दूं। वो लड़ गए थे, आगे बदायूं के सबके वो पढ़ते हैं तो उनमें लगता है कि यार भिलों ने युद्ध को समाप्त होने के बाद भी अपने गांव के अंदर बाद में वीरता दिखाई है। बदायूं लिखता है कि हमारे मुगलों के सैनिक यदि भिलों के किसी गांव से निकलते हैं तो उनका अनाज लूट लेते हैं, उनका पानी लूट के ले जाते हैं। हालत खराब कर दी, रसद नहीं पहुंच पा रही हमारी भीलों की वजह से। ये किस कारण से है, क्योंकि प्रताप ये जगाने में सफल रहे मेवाड़ की जनता में। कैसी भावना, कैसी भावना। मैं हमेशा कहता हूं आज भी राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में हम पहले किसी ना किसी राज्य के इलाके, राजा के इलाके में रहे। कोई भाई अपने में से जैसलमेर का है, कोई भरतपुर का है, कोई टोंक का है, सब राजाओं के इलाके थे। पर उसके बावजूद अपने में वो भावना नहीं है। आज अपने में राजतंत्र पूरा गायब हो चुका है। हम इस राजस्थान के वासी हैं, अपने लगता है कि नहीं मैं राजस्थान का हूं। आपको पहले ये कभी नहीं लगेगा कि मैं जैसलमेर का हूं, मैं भरतपुर का हूं, मैं टोंक का हूं, मैं बीकानेर का हूं। मेवाड़ियों को अब भी लगता है कि हम मेवाड़ी है। ये भावना आज भी है मेवाड़ के अंदर। ये वो उनके अंदर वो आ गया था राष्ट्रवाद वाला कि नहीं हमारा देश कौन सा है, मेवाड़। इसलिए मैं जब राजस्थानी में पुराने दोहे पढ़ता हूं तो मेवाड़ के ऊपर अलग प्रकार के दोहे कि मेवाड़ में पहाड़ है तो पहाड़ के जानवर पर दोहे बनाए हुए कि पहाड़ों के अंदर एक सुअर रहता है। सुअर रहते, सुअर समझ गए, पहाड़ों में सुअर रहते हैं खूब सारे। एक राजकुमार निकला, सारे सुअरों को मार गया, एक सुअर का जोड़ा बचा हुआ है। एक दिन वो अपनी गुफा के अंदर बैठे हैं, बाहर राजकुमार घोड़ों की टाप सुनाई दी तो सुअर की जो भूंडन है, सुअर की जो स्त्रीलिंग होती है उसको बोलते हैं भूंडन। उसने सुअर को कहा कि देख वो अपना एक ही जोड़ा बचा हुआ है, बाकी सब तो मरमुरा गए। और इस राजकुमार को पता चल गया ना इस गुफा के अंदर है तो अपने को और मारेंगे आके। तो अपने काम करते हैं, गुफा का पीछे वाला दरवाजा मालवा की तरफ खुलता है, उधर घास में घुस जाते हैं, उधर फसलों में घुस जाते हैं। वो सुअर उसको वापस कहता है कि मगरो छोड़ू हूं नहीं, भूंडन मत बिलमाए। मगरा मतलब पहाड़, मगरो छोड़ू हूं नहीं कि पहाड़ छोड़ के नहीं जाऊंगा, भूंडन मत बिलमाए। हे भूंडन मेरे को राजी करने की या डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कर।
चला टकरा झेल ऐसी मैं भालों की टकरें झेल लूंगा, भाजिया वंश लजाए, भाग गया तो मेरा वंश लज्जित होगा कि सुअर होकर भाग गया था। मुझे लगता है यार ये वाली भावना पशुओं में भी ले आए थे तो वो मेवाड़ की धरती है। क्यों? मैं अभी थोड़े दिन पहले कोई यूट्यूब पे कोई रील्स सी कोई आगे आई तो एक आई, कोई मेवाड़ के कवि है, वो किसी कवि सम्मेलन में बोल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कौन है उनके, और खूब सारी, उसके बाद मेरे वो सामने आए नहीं और उनका उसमें नाम नहीं लिखा हुआ था। तो एक सामान्य सी बात करें, वो 30 सेकंड की रील थी, तो बता रहे हैं उसमें कि अपने चित्तौड़ में एक नदी है बेड़च। कौन सी नदी है? बेड़च। बेड़च मिलती है जाके चंबल। किसे जाके? बेड़च मिलती है बनास, बनास जाके मिलती है चंबल, चंबल जाके मिलती है यमुना। किसे मिलती है? यमुना। तो पहले तो मुझे सहायक नदियां याद हुई, है ना, कि बेड़च किसमें मिलेगी? बनास, बनास किसमें मिलेगी? चंबल, चंबल किसमें मिलेगी? यमुना। तो बेड़च का एक तिनका है, तिनका घास का तिनका, बेड़च का एक तिनका यमुना के एक तिनके से बात करता है। और वो यमुना के तिनके, वो यमुना वाला तिनका बेड़च वाले तिनके को कहता है कि मैं वृंदावन से आया हुआ हूं और वहां भगवान कृष्ण के पैर पड़े हुए, तो मैं उस धरती का घास, मैं उस धरती का घास हूं जिस धरती पर भगवान कृष्ण के पैर पड़े थे। तो वो मिट्टी मेरे अंदर है, वो पानी मेरे अंदर है जिस पर कभी भगवान कृष्ण ने हाथ लगाया था। तो यार मेरा एटीट्यूड बनता है, मैं एटीट्यूड में रह सकता हूं, तेरे में क्या एटीट्यूड है ऐसा? तू यूं टेढ़ा टेढ़ा क्यों घूमता रहता है? वो वापस उसको कहता है कि रखता पानी पीवियो, कि मैंने वो पानी पिया जिसमें क्या मिला हुआ था? खून। खून पिया है मैंने, ऐसी मिट्टी का हूं जिसमें खून। रखता पानी पीवियो, माटी मारो खान, वो माटी खा के आया हूं जो वहां चित्तौड़ की मिट्टी है। हे वृंदावन रा तिनकला गढ़ चित्तौड़ रो जान, मैं चित्तौड़ से आया हूं, मेरे में एटीट्यूड नहीं होगा तो किसमें होगा? बोले अरे कवि ने मेवाड़ के तो तिनके में भी एटीट्यूड बताया। तो ये भावना इस वजह से आ गई थी, मेवाड़ राष्ट्रवादी रूप से वो हुआ था, संचालित हुआ था, और वहां जनता को एक एक आदमी को लगने लग गया था कि ना, अकबर हमारे राज्य पर कब्जा नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। ये राज्य महाराणा प्रताप का नहीं है, राज्य हम सब का है, हम सब इस राज्य के लिए लड़ लेंगे। कल मैं आपको बता रहा था, ऐसा कब हुआ है राजतंत्रों में कि जनता बगावत कर गई हो, किसको राजा नहीं बनाएंगे, दूसरे को बनाएंगे? वरना जनता क्या लेना देना था, टैक्स देना दे देती, चुपचाप गांव के अंदर बैठे हुए थे। मैं कहता हूं आज भी अपने राजस्थान में जो विशेषकर 90% लोगों को अपने पॉलिटिकल अवेयरनेस सही नहीं, आज भी उन्हें लगता किसी की सरकार आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़े। 10-1% लोग चुनाव के अंदर जरूर यूं थोड़े एक्टिवली रहते हैं अपने कि नहीं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बाकी अपने आज भी है कोई नरप हो हमें क्या आने। अशोक जी आए तो बढ़िया, मैडम आए तो बढ़िया, भजनलाल जी आए, अपने तो ये माथापच्ची करनी है, सुबह 7 बजे उठ के आना है, शाम को 7 बजे तक जाना है। आपको लगता है सुबह अपने को पढ़ना है, शाम को आगे कोचिंग करनी जाना, अपने भी क्या फर्क पड़ रहा है? पर ये उस समय राजाओं के टाइम में भी ये भावना थी, तो अपने में आज भी वो चला ही आ रहा है जेनेटिकली कि ज्यादा कोई लोड लेते नहीं। पर मेवाड़ियों ने उस समय ये महसूस किया कि नहीं साहब, हमारा देश मेवाड़ और कोई दूसरा हमारे देश पे कब्जा। फिर कोई चीज का महत्व इस बात में है कि वो चीज खत्म हो गई, उसके वो घटना समाप्त हो गई, उसके बाद में भी असर डालती है कि नहीं डालती है। मैं कई बार सोचता हूँ यार, खानवा एक बड़ा युद्ध हुआ है, पानीपत बड़ा युद्ध हुआ है, तराइन के युद्ध बड़े हुए हैं, पर क्या कभी कोई आदमी ये सोचता है क्या मैं खानवा देख के आऊं? क्या कभी अपने दिमाग में आता है क्या कि यार तराइन चलते हैं, तराइन घूम के आते हैं? क्या कभी अपने दिमाग में आता है अगर पानीपत देखते हैं जहां भारत ने 3 बड़े बड़े युद्ध लड़े थे? हाँ ये बात अलग है, आप रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में खानवा आ गया तो आपके यदि हिस्ट्री के स्टूडेंट आपके दिमाग, अरे खानवा, यहाँ बाबर और सांगा लड़े थे, ये बातें हुई थी, 4 बातें दिमाग में आती है। पर ऐसा क्या है कि उदयपुर आने वाला हर टूरिस्ट हल्दी घाटी जाता है? ऐसा क्या है कि लोग आज भी हल्दी घाटी की मिट्टी अपने साथ में लेके जाते हैं, अपने घर पे रखते हैं? इसका मतलब 18 जून 1576 की दोपहर के 3 घंटे में कुछ तो अलग हुआ है कि आज दिन तक हम उससे मोटिवेट हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। मारना पड़ता है। अब कामयाबी ये है कि उनके तो घोड़े का नाम भी बच्चा बच्चा जानता है। क्या बाकियों के घोड़े नहीं थे क्या? बाकी पैदल थोड़ी घूम रहे थे। कुंभा के पास भी घोड़ा तो रहा होगा, सांगान पृथ्वीराज सब घोड़ों पे घूमे होंगे, तो बाकियों का नाम नहीं है। पर चेतक का नाम कितना है कि पुलिस भी अपनी गाड़ी का नाम चेतक रखती है? चेतक का नाम क्या है कि भारत में स्कूटर की कंपनी भी अपना नाम चेतक रखती है। प्रताप के साथ भामाशाह थे, आज भी हर दानवीर आदमी को हम भामाशाह कहते हैं। पहले नहीं कर रहे थे, पहले हमारे भारत में कि कुंभा खुद की तुलना करता है कि मैं कर्ण और भोज के समान दानवीर हूं। आज कोई यदि दान देता तो अपने जल्दी से नहीं कहते कि यार ये तो राजा भोज है, अपने नहीं कहते कर्ण, अपने कहते भामाशाह। सरकार योजना चलाती है भामाशाह योजना, आज भी किसी स्कूल में चले जाए तो वहां लिस्ट लगी होती है भामाशाहों की सूची। ये प्रताप का असर ही तो है कि हर आदमी उनके साथ में उस आसपास में जो जो कैरेक्टर है वो सारे कैरेक्टर फेमस है। लिखो एक पॉइंट और लिखो, यह युद्ध आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है।
स्टिल दिस बैटल वर्क्स एज मोटिवेटर फॉर नेशनलिस्ट या वर्क्स एज इंस्पिरेशन फॉर नेशनलिस्ट। यह युद्ध आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। स्टिल दिस बैटल वर्क्स एज इंस्पिरेशन या वर्क्स एज मोटिवेटर फॉर नेशनलिस्ट। यह युद्ध आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? प्रेरणा स्रोत। थोड़ा सा और इस युद्ध के बारे में थोड़ी बातें और लिखते हैं अपने, देखो।